हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मुन्ना भाई एसएससी वाले क्या क्या नाम रख लेते हो? आपको विजिबल नहीं है अभी क्लास? अनुज कुमार भट्ट परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है तो शुरू करें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये बात समझ लेना, ये बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी और बहुत काम आएगी आपके। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये कोई भी अपने पास किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। ठीक है शुभम, तो यहां पर अपने पास ऐसा है, ये एक तो अपने पास x एक्सिस है और एक अपने पास y एक्सिस है। ये शुरुआत से ही मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, जब से हमारी क्लास शुरू हुई है तब से आपको ये चीजें मैं बताते हुए आ रहा हूं। ये अपने पास है 0,0, ये x का मान 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही होगा। समझ लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। -2, -3, -1, -2, -3, -4। यहाँ अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता रहता है। मुझे आप लोग बताइए, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन कितनी होंगी? मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ सभी से, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो आप लोग कहोगे एक लाइन से, एक पॉइंट से सर इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, तो यहां पर एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? कोई संख्या नहीं है। एक पॉइंट से पास होने वाले लाइंस की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी? दो अगर पॉइंट हैं तो उससे पास होने वाली जो संख्या है, दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइंस की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ क्या 1 हो सकती है क्या? दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की जो संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी हो सकती है? वो अपने पास हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो हम लोगों को दो पॉइंट चाहिए। कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करनी है, लाइन की इक्वेशन ये है और इसमें अगर प्लॉट करनी है, उस लाइन को ड्रॉ करनी है किसी में भी अपने पास ग्राफ में, तो हमें कितने पॉइंट की आवश्यकता होगी? आप कहोगे सर कितने, दो पॉइंट की आवश्यकता होगी, बाकी 3, 4, 5, 6 कितने भी निकाल लो सभी से, लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत होगी? आप लोग कहोगे सर 2 की, क्योंकि एक पॉइंट अगर है तो वहां से जो लाइन होगी वो हम लोग नहीं पता कर सकते। एक पॉइंट से कितनी भी, चाहे ये भी हो सकती है, फिर इसी से ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो जब भी आपको दो पॉइंट अगर निकालने हैं, हमें पता है कि हमें कितने पॉइंट निकालने हैं, हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को 2 पॉइंट, आप लोग एक बार एक पॉइंट x और y के 2 पॉइंट चाहिए, पहला दूसरा, पहला और दूसरा 2 पॉइंट चाहिए हमें x और y के। तो x का मान 3 रख दो और y का मान निकाल लो, y का मान 2 रख दो और x का मान निकाल लो। कितने भी वैल्यू आप लोग रखो, 2 वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना अगर हमें 2 वैल्यू अगर चाहिए तो सबसे आसान हम लोग लिखें। मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर बोलता हूं, अगर आपको इसकी 2 वैल्यूज अगर चाहिए तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्यों ना 2 ही मान अगर चाहिए तो वो निकालें जो सबसे जल्दी निकले। और सबसे जल्दी कब निकलेंगे? जब एक बार x का मान 0 रख दो और एक बार y का मान 0 रख दो। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 4 है और y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना है? 6। तो एक तो पॉइंट हो गया 0,4, x का मान 0, y का मान 4। एक पॉइंट अपने पास ये हो गया 0,4, x का मान 0 और y का मान 4।
एक पॉइंट हुआ 6,0, अक्स की वैल्यू 6 और y का मान 0, एक पॉइंट ये हुआ। और यहाँ से पास होने वाले लाइन की जो इक्वेशन है आपको बार बार ये ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा और हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जब 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो क्यों ना हम लोग सबसे आसान पॉइंट लिखें। याद रखना, आप लोग यहाँ 1 रख के भी निकाल सकते हो, 2 रख के 3, 2.5 लगता है मेरे पास बहुत टाइम है सर और मैं बैठा बैठा संडे को बोर हो रहा हूँ, तो x का मान 2.3758 रख के और फिर y का मान निकाल लेना और यहाँ से x का मान फिर से 4.389265 रख के फिर से y का मान निकाल लेना और उसको ड्रॉ करना, तो भी ये लाइन यहीं से पास होगी। जरूर ग्राफ पेपर लाना, उस पर ड्रॉ कर लेना, 100% यहीं से पास होनी है। लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम बचाना होता है तो 2 कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जब हमें दिमाग में समझ में आ गया कि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं तो क्यों ना सबसे आसान पॉइंट लिए जाए, और सबसे आसान पॉइंट यही होता है। एक तरीका ये ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका, अभी भी मैंने आपको कहा था इस चीज को मैं बहुत काम में लूंगा। एक दूसरा पॉइंट क्या मैं आपको पढ़ा कर आया हूं क्या, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। वो क्या थी, वो अगर आपको याद हो तो उस चीज को हम लोग ऐसे बदलते हैं, अक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी इक्वल्स टू अपने पास इस फॉर्म में अगर बदल लें, उल्टा अगर इस चीज को पढ़ लें तो जो ए का मान होगा वो अक्स अक्ष पर अंतःखंड होगा, इंटरसेप्ट ऑन अक्स एक्सिस होगा, और वाई के नीचे बी का जो मान होगा वो वाई एक्सिस पर अंतःखंड होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को, ये जो है आप लोग सभी जगह यहां पर 1 बनाना है तो सभी जगह डिवाइड कर दो 12 से। ये पॉइंट भी हम लोग नहीं ड्रॉ करते, डिवाइड कर दो 12 से, यहां भी डिवाइड कर दो 12 से, यहाँ भी, और डिवाइड कर दो 12 से यहाँ भी। तो ये आ जाएगा अक्स के नीचे तो आ जाएगा 6 और वाई के नीचे आ जाएगा अपने पास 4 इक्वल्स टू अपने पास 1 है। तो ये अपने पास लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। मतलब अक्स को तो काटेगा ये 6 पर और वाई को जो काटेगा ये काटेगा 4 पर। अक्स को काटेगा 6 पर, वाई को काटेगा 4 पर, और लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या सारे लोग, मुझे बताइए सारे लोग, क्या यहाँ पर एक तो तरीका ये होता है पहला कॉन्सेप्ट लाइन को ड्रॉ करने का, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, क्या सारे बच्चे दोनों पॉइंट समझ पाए हो क्या? मुझे एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। बोलो ठीक है क्या? देखिए, अगर कहीं पर हम लोगों को पास लिखा हुआ है 3x + 4y - 12 = 0 और 2x + 3y - 6 = 0, देन हम लोगों को दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए अनिल, रिपीट करता हूं मैं आपके लिए। अनिल, एक बच्चे ने लिखा सर रिपीट कर दो, तो थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ ही करना पड़े और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, इस लाइन को अगर मुझे ड्रॉ ही करना पड़े, दोनों लाइन को, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों को अगर ड्रॉ करना पड़े तो सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको बराबर में 1 ले जाओ और यहां पर लिख सकते हो 3x/12। ये आप लोग, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट काट कर भी इनको लिख सकते हो कि x के नीचे आएगा 4, y के नीचे आएगा 3 और बराबर में 1। तो ऐसा करते ही थोड़ी देर पहले वाली क्लास अगर आपने ली थी, ठीक है ना, पहले वाली क्लास अगर ली थी तो उसमें पता लगेगा आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताई थी, अक्स को काट रही है 4 पर और वाई को कहां पर काट रहा है 3 पर। ये लो लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अक्स को 4 पर और वाई को 3 पर। अगर आप लोग इसको ड्रॉ करते हो ऊपर वाली लाइन को, ये वाली अगर ड्रॉ करते हो तो डिवाइड करेंगे 6 से, तो अक्स के नीचे 3 आएगा, वाई के नीचे 2 आ जाएगा, अक्स के नीचे 3, वाई के नीचे 2 और बराबर 1। क्या डिवाइड कर लोगे क्या 6 से? तो 6 से डिवाइड कर लोगे तो अक्स को तो काटेगा 3 पर और वाई को काटेगा ये अपने पास कहाँ पर 2 पर। तो क्या मुझे बताइए, ये ऐसे ड्रॉ होगी इस प्रकार से, तो क्या आगे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी क्या? यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी क्योंकि ये लाइन 3 है, ध्यान रखना, और ये लाइन अपने पास कितना है 2 है, या तो इधर या इधर कहीं ना कहीं ये जरूर इंटरसेक्ट करेंगी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मत मान लेना कि ये डिस्टेंस भी 1 है सर और ये डिस्टेंस भी 1 है, तो अपने पास बराबर दूरी है दोनों के बीच में। बराबर दूरी का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
लालचंद अभी थोड़ी देर बाद वो अपलोड हो जाएगी, नहीं चल रही तो कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगी, वो तुरंत अपलोड नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है, हो जाएगी। नहीं हो तो अपना टेक्निकल टीम या मदर्स के नंबर पर आप बात कर लेना या मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। लास्ट जो क्लास है वो हो जाएगी, अगली जो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी वो। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं अपलोड करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना सारे लोग। तो मैं क्या बता रहा था, मुझे बताइए अगर दो लाइन की इक्वेशन आ जाए तो क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगी, ठीक है ना। तो या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। और याद रखना दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है ना, वही उसका सॉल्यूशन माना जाता है, वही उसका हल माना जाता है। यानी कि दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों लाइन की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका हल है। तो मुझे बताइए कभी भी क्या दो लाइन आपके पास अगर आ गई, दो लाइन अगर आपके पास आई हुई हैं, तो मुझे आप लोग ये बताओ क्या उनको बार बार ड्रॉ करके देखना पड़ेगा क्या कि दोनों पैरेलल हैं या क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, पैरेलल है नहीं है, बार बार इंटरसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन अगर लिखनी पड़े तो उसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर एक ही लाइन अगर हमें लिखनी पड़े, लेकिन अगर दो लाइन कभी लिखनी पड़े तो एक को a1 b1 और c1 लिखते हैं और दूसरे को a2 b2 और c2 लिखते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको, कोशिश करना सीखने की, फिर से बताता हूं। अब पहली लाइन की इक्वेशन है मान लो a1x प्लस b1x प्लस अपने पास c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा अपने पास है a2x प्लस b2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब दो लाइन अपने पास अगर आ जाएं तो ध्यान रखना फिर अपने पास इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, ऐसा आप लोग देखकर ही बता सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, कभी भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो पूरा डायग्राम बनाकर नहीं देखते, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर हम लोग चेक नहीं करते, तीसरा बराबर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम लोग तुरंत बोलेंगे इन दोनों का स्लोप बराबर नहीं है। ये स्लोप होता ना माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, अगर याद है तो आ कौन से तरीके से रहा है ये, उस तरीके से माइनस ए अपॉन बी और माइनस ए अपॉन बी, या तो ये बराबर होगा, बराबर हो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ये ले रहा हूं बराबर अगर नहीं है तो स्लोप बराबर अगर नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, और लाइन अगर पैरेलल नहीं होंगी इसका मतलब मैं तुरंत आप लोगों के लिए बोलूंगा कि दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें तो यहां पर दोनों दो लाइन क्या अपने पास एक ही जगह तो इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ये लाइन इधर गई और फिर वापस मुड़कर इधर आकर वापस इंटरसेक्ट कर दी, फिर तो ये दो लाइन हो गई। लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका हल माना जाता है। तो इसका एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर जो भी चल रहा है वो लगाते चलना भाई आप अपने अनुसार। मैं तो पॉइंट बीच में छोड़ दिए थे इसलिए अब मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट चल रहा है, वो आप लोग लगाते चलना। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए अगर b1 अपॉन b2 के, अगर बराबर आ गया इसका मतलब याद रखना a1 अपॉन a2 बराबर अगर आ गया अपने पास किसके, b1 अपॉन b2 के, तो चेक करेंगे क्या c1 अपॉन c2 बराबर है या नहीं है।
अगर ये बराबर नहीं आया तो तीसरा चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तीसरा चेक किया और वो बराबर अगर नहीं आया तो दो कंडीशन यहां पर बनती है, या तो बराबर आएगा या बराबर नहीं आया। तो एक बार मैं ले लेता हूं कि बराबर अगर नहीं आया तो याद रखना दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और मुझे बताइए दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, तो वो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर लाइन पैरेलल है तो मुझे बताइए क्या कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी क्या। आप बोलोगे सर कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कहीं पर अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा वो कितने हल होंगे, 0 हल होंगे। याद रखना आप लोग, इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 0 सॉल्यूशन 0 हल। अगर हम लोग तीसरी कंडीशन अब चेक करें, अगर कभी भी a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के तो आगे वाला चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर बराबर नहीं आया तो आगे वाला बराबर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ गए तो याद रखना चेक करें अगर c1/c2 बराबर आया है या नहीं आया। नहीं आया तो ये लाइन होगी, अगर आ गया तो अपने पास दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यहां पर मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगी दोनों लाइन। और मुझे बताइए दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं तो एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी। दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं तो क्या इनफाइनाइट जगह एक दूसरे को टच करेंगी क्या। तो इसके इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, आप लोग याद रखना। अब जो क्वेश्चन है वो अपने पास उल्टा आता है। क्वेश्चन जो आएगा वो उल्टा आएगा, वो कहेगा यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बताइए क्या होगा। तो लाइन पैरेलल होंगी या तो ये लिख देगा या लिख देगा 0 हल है। दोनों में से एक चीज लिखेगा, या तो लिखेगा लाइन पैरेलल है या लिखेगा 0 हल है। तो लाइन पैरेलल या 0 हल का मतलब तुरंत ये समझना, कोइंसिडेंट लाइन अगर है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो तीनों बराबर होते हैं। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है या इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है दोनों तो फिर अपने पास ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो आइए ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आए हैं अच्छे से तो अब मैं शुरुआत करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। अपना जहां पर हम लोग थे उसी चीज को मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। ये 22 नंबर क्वेश्चन जो था वो लास्ट में मैंने पढ़ाया था उस क्लास में, और अब 23rd से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़िए आप लोग। किशोर 9 से 5 कर लो, दिन में कर लो उनको कॉल, अटेंड कर लेगा टेक्निकल टीम में से कोई भी। अभी कर लेना, क्लास के बाद कर लेंगे। फिर भी नहीं करें तो आप मेरे को बता देना। दामू इसको बंद करके वापस अंदर आओ, फिर ठीक हो जाएगा। फाइव एक्स प्लस 9y इक्वल्स टू 32 और 3px प्लस 27y 9 आपस में समांतर हैं। या तो लिखेगा 0 हल हैं या लिखेगा पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो मतलब आप लोग एक ही समझना, याद रखना a1/a2, इसका मतलब क्या समझोगे, a1/a2 बराबर होता है किसके, b1/b2 के। a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के। तो a1 का मान है 5, a2 का मान है यहां से 3p, b1 की वैल्यू है 9, यहां पर 9, और b2 की वैल्यू है 27। ये ध्यान रखना साइन के साथ आता है, याद रखना। या नेगेटिव होता तो नेगेटिव लेते, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। p की वैल्यू पूछी है तो 3 से कट गया ये 9 टाइम, 9 से 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या p का मान 5 आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। अब मैं हर चीज समझाता हूं और उसके 2-4 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको चीजें पता लग जाएं। हाँ ना बोलिए, क्या ये जो मैंने अभी आपको बताया वो एकदम ठीक है क्या। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मुझे बताइए। अब की बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। लंबवत की कंडीशन क्या पहले बताकर आ गया हूं क्या।
परपेंडिकुलर या लंबवत का मतलब दोनों का स्लोप निकालना है। पहले का स्लोप मान लो m1 है और दूसरे का स्लोप मान लो m2 है। m1 इंटू m2 बराबर -1 आना चाहिए अगर आपको याद हो तो। m1 इंटू, बिल्कुल खनेश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा अगर कभी भी आए तो m1 इंटू m2 बराबर -1 अपने पास आना चाहिए। तो यहाँ से इसका स्लोप m1 बराबर कितना होगा, तो m1 बराबर होगा -a1 अपॉन b1 और इसका जो स्लोप होगा m2 वो कितना होगा -a2 अपॉन b2। परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई है, याद रखना कंडीशन है परपेंडिकुलर की फिक्स दे दी है कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से दोनों को इंटू करेंगे, इसका स्लोप -a1 अपॉन b1 और इसका स्लोप -a2 अपॉन b2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 बराबर -1, तो a1 इंटू a2 बराबर आ गया है अपने पास b1 इंटू b2, माइनस का अपने पास आ गया है, ये इधर आएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर कितना हो गया अपने पास 0। तो क्या यही अपने पास आंसर है, क्या बी हमारा आंसर होगा। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंटू करने पर -1 आता है, लेकिन m1 का मान भी माइनस है, m2 का मान भी माइनस है, तो इधर तो प्लस ही होना है। बराबर में -1 चल ही रहा है, आगे जाएगा इधर आएगा, ये अपना आंसर आ गया। क्या इसको तो आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या अच्छे से। परपेंडिकुलर है तो बराबर -1 होता है। धर्मेंद्र और ये ऊपर 4-5 बच्चे क्वेश्चन गलत मत करो, छोटी छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। जो लोग आंसर ए बता रहे हैं, ध्यान रखना, आपको लगेगा कि मुझे क्वेश्चन आता है, हो भी गया है, और लास्ट में आप लोग गलत कर देते हो। तो चलो मैं आपको फिर से समझाता हूं, आगे चलते हैं। 2 चीजें बताई, एक पॉइंट समझाता हूं और उस पर 2-3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाद में प्रैक्टिस और करवा दूंगा, बाद में प्रैक्टिस और कर लेंगे। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं और थ्योरी अच्छे से समझ में आए इसके लिए उसके साथ एक एक 2-2 क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं। यहां पर देखिए मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डालते चलना आप लोग। यदि कभी भी अपने पास यहां से ऐसा अगर हो, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इससे किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट से जो अपने पास है x1 y1, इससे अगर डिस्टेंस पूछे तो ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आप लोग याद रखना। डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे तो पॉइंट और लाइन के बीच बहुत सारी डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप लोग डिस्टेंस जो लोगे वो ऑलवेज कौन सी डिस्टेंस लोगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ये आप लोग याद रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा a x1 प्लस बी y1, ये पॉइंट रख दो इसकी जगह, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस सी अपॉन रूट में a² प्लस b², और डिस्टेंस तो ऑलवेज अपने पास पॉजिटिव होगी। तो इसको सोल्व करने पर अगर कभी नेगेटिव भी आ जाए तो आंसर नेगेटिव में मत देना, आंसर लास्ट में पॉजिटिव में ही देना, याद रखना। और ये वाला जो पॉइंट है इसको प्रूव करना काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। अगर उसको प्रूव करेंगे तो आधा घंटा चला जाएगा अपना, और उसकी ज़रूरत हम लोगों को है नहीं, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अगर कभी आ भी जाए तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसमें अगर हमें एक तो तरीका ये होता है कि हम लोग ट्रायंगल का एरिया मानकर प्रूव कर लें, लेकिन वो भी थोड़ा सा आसान होती है। उसको और अच्छे से अगर चीज़ें प्रूव करनी है तो फिर टेन थीटा कोट थीटा, ये मतलब लेंदी फिर पॉइंट लाइन की इक्वेशन ये है, यहाँ से हम लोग पॉइंट डालेंगे, इस पर पॉइंट डाला, परपेंडिकुलर ये पॉइंट कौन बनाता है थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर साइन कोस टेन वो निकाल कर हम लोग सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, और समझ में भी 40-50% स्टूडेंट को नहीं आता, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और फिर उसमें अलग अलग कंडीशन बनानी पड़ती है, इधर कंडीशन आ जाए, इधर भी कंडीशन आ जाए, लाइन के ऊपर पॉइंट ऐसे हो, तो वो चीज़ें हमें 2 कंडीशन इसकी अलग अलग बनानी पड़ेंगी। इसलिए मैं उस चीज़ को आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, याद रखना, ये याद कर लेना। एक तो ये वाला पॉइंट डिस्टेंस का, और दूसरा अपने पास पॉइंट ये है, अगर कभी भी डिस्टेंस अपने पास 2 पैरेलल लाइंस के बीच अगर कभी पूछी है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच अगर डिस्टेंस पूछी है, इसकी इक्वेशन a x1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये होगा a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये होता है अपने पास C1 माइनस C2 अपॉन रूट में ये तो आता ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये अपना आंसर होता है। अब इस चीज को समझ लो अच्छे से कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर्मूले तो दोनों लिख लो आप लोग। हाँ, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो जो काम का नहीं है तो उसमें बिना मतलब भी टाइम वेस्ट किस लिए करें हम। बाकी फिर भी कोई स्टूडेंट अगर चाहेगा तो मुझे बता देना, मेरे टेलीग्राम के चैनल वगैरह जो हैं मैं पूरा लिखकर उस पर आपके लिए डाल दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि सर प्रूव कर दो तो। वैसे ज़रूरत नहीं है, बस इसको अप्लाई करना हमें आना चाहिए। ये जो है इसको हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस चीज़ का अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो अपने पास क्या होगा, देखना, कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास कोई भी लाइन अगर है 2x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y मान लो, 3x प्लस 4y, और यहां पर 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू या प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और हम लोगों से पूछा कि इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो C1 माइनस C2, 14 माइनस 10, या और अच्छा अगर लिखना है तो इसको 15 कर लो। ये अपने पास ऐसे है, और अपने पास नीचे आएगा 14 माइनस 10 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर अपने पास 15 माइनस अपने पास ये आ गया 5, और नीचे वाला जो अपने पास आ गया है 9 का स्क्वायर, ये भी 5 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 1। लेकिन आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब मान लो ऐसे हो। देखो यहाँ तो C1 माइनस C2 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं अगर कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और साथ ही आ जाए 6x प्लस 8y प्लस 40 इक्वल्स टू 0, देन बताओ कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की इक्वेशन क्या होगी। दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच की इक्वेशन क्या होगी, अब आप लोग फाइंड आउट करो। चलो करो। तो यहां पर क्या करते हैं, याद रखना, ऐसा कभी भी अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब अपने पास ये बराबर हो। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब ये बराबर हो, और याद रखना पैरेलल लाइन में हमेशा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है। पैरेलल लाइन अगर आपको याद है तो याद रखना हमेशा ऐसी संख्या आपको जरूर मिलेगी जिनको इनटू करने पर ये दोनों बराबर हो जाएं। ऊपर वाले को अगर हम लोग 2 से इंटू कर दें, ऊपर वाले को अगर हम लोग 2 से इंटू कर दें, तो मुझे बताइए क्या 6x प्लस 8y प्लस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया है क्या। लाइन क्योंकि पैरेलल होती हैं तो ऐसा क्वेश्चन में जरूर आपको मिलेगा कि ये दोनों अपने पास बराबर हो जाएं। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का ये तरीका आप सीख लेना, नहीं तो आपको लगेगा कि सर फॉर्मूले में जो रूट ए स्क्वायर प्लस लाइन तो 2 हैं, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखवा दिया है फॉर्मूले में, वो अपने पास पहले वाले की वैल्यू लेनी है या दूसरे वाले की वैल्यू लेनी है। तो याद रखना पहले उनको कोई ना कोई ऐसा नंबर 100% आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है, तो 100% ऐसा नंबर मिलेगा कि इंटू करने पर दोनों बराबर हो जाएं। अब आप लोग लगा सकते हो 30 माइनस 40 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, तो ऊपर आ गया अपने पास -10, नीचे रूट करोगे तो 10, तो आंसर -1 हम लोग ले नहीं सकते, मोड लगा हुआ है तो आंसर आ गया 1। तो कैसे करोगे, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो अब आइए, अब मैं समझाता हूं कुछ क्वेश्चंस। 1-2 पॉइंट बताऊंगा, उन पर बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए 2 क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर आगे ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, और सारी थ्योरी एक बार ऐसे पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्वेश्चंस की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके हैं। चलो करो 25 नंबर खुद करो आप।
क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग अपने आप कीजिए। दो कॉमन लेने के बाद वो दो पड़ा रहेगा ना अपने पास। अच्छा, आगे ले जाओगे आप जीरो के पास, वो भी ठीक है। अंशवर्धन वो भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ अभी मैंने बोल दिया है, लेकिन वो 10 बजे के बाद डाल देंगे। जैसे स्टाफ आएगा 10 बजे, मनीष मैंने बोल दिया है इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद। 10 बजे के लिए उन्होंने बोला था मुझे कि 10 बजे बाद कर देंगे, तो कर देंगे थोड़ी देर बाद। 7,4 से रेखा पर डालेंगे, लंब की लंबाई बताओ। डिस्टेंस पूछे या लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, बात एक ही है। तो ये हम लोग अक्स की वैल्यू 7 रखेंगे, तो 8 गुना 7 प्लस अपने पास 15 गुना 4 माइनस 14 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये अपने पास 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, यानी 17 का स्क्वायर। अब सोल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। 56 प्लस 60 माइनस 14 अपॉन अपने पास सोल्व करोगे तो 17 आ गया। ऊपर अपने पास 102 हुआ और नीचे 17 है। 17 गुना 6 102, अपने पास वैल्यू आ गई है 6। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो ये हमारा आंसर आ गया है, 6 यूनिट अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। मूल बिंदु से रेखा 10x प्लस 24y इक्वल टू 208 की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। ये हमारे पास है और ये 208 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या 0 0 होते हैं क्या? तो ये तो आ जाएगा ऊपर 208, बाकी तो 0 बन ही जाएगा। और नीचे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 26 बन जाएगा। और 26 से ये 8 बार, तो क्या आपका आंसर सभी का 8 ही है क्या? गौरव, धर्मेंद्र, सभी का आंसर, रेखा, अर्पित, सभी का आंसर ठीक है भाई। रवि, एकदम ठीक आंसर। क्या आगे चलें? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो करो। देखो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, -70, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 8x प्लस 15y माइनस 76 बराबर 0। अगर ये मूल बिंदु हो तो 0 0 होते हैं, तो x की वैल्यू भी 0 है, y का मान 0 है, तो ये तो 0 0 हो ही गया। वैल्यू तो पुट करते हो ना उसमें आप। यहाँ पर देखिए तो 60 माइनस 76 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अपने पास ऊपर ये है अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अपने पास 17, ये अपने पास आ जाएगा 136, 136 अपॉन 17, 17 8 136। तो क्या इसका आंसर भी अपने पास 8 ही आ गया है क्या? ये भी अपने पास 8 आ गया है। ये अपना आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है। हमें अब की बार सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ये नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ आता है, ये मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है, ये गलती मत कर देना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
तो पहले इक्वेशन को इसमें बदलना पड़ता है, ये तो इसी में है, उसको अगर लिखोगे तो 8x प्लस 15y, जिस बच्चे का आंसर 16/17 आ रहा है उनको मैं समझाना चाहता हूँ, बराबर 0। तो ये विद साइन आता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, 60 माइनस 76 अगर है तो ये अपने पास मिलकर प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे 17 है। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। देखो चलो आसान सा क्वेश्चन कर लो ताकि आपको याद हो जाए। कोई हल नहीं है, या तो ये बोलेगा या बोलेगा जीरो हल है, या हम लोगों को बोलेगा लाइन पैरेलल है, तीनों बात एक ही है। तीनों में से कोई भी एक देगा तो चलो करने की कोशिश करो। अरे वाह रवि भाई, ठीक है रवि प्रजापत, सुशील उससे तो लाइन ड्रॉ करना, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं अभी सिखा दिया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई हल अगर नहीं है मतलब लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो 3/6 बराबर क्या -k/-10 होना चाहिए क्या। ये साइन के साथ आते हैं, k माइनस का है तो माइनस लिखना है, 10 माइनस का है तो माइनस लिखना है। 3 से 2 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, तो k की वैल्यू 5। क्या सभी बच्चों का आंसर यही है क्या? ये अपना आंसर आ गया। आसान छोटे एसएससी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और एक बार थ्योरी आपकी क्लियर हो इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला बताइए क्या होगा आंसर 29 का। थ्री एक्स प्लस 6y इक्वल टू 9, कितने हल संभव हैं? तो कितने हैं हमें चेक करना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कौन कौन बराबर हैं और कौन कौन बराबर नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ a1 का मान 3 है और a2 का मान है अपने पास 12, ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 24, ये अपने पास -9 है और -36 है। तो मुझे बताओ ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, क्या तीनों बराबर हैं क्या? सोल्व करने पर अगर तीनों बराबर नहीं आते तो हम लोग काट देते, बराबर आ गया है इसका मतलब मुझे बताइए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बिल्कुल ठीक है क्या? ये हमारा आंसर आ जाएगा अपने पास a1/a2 b1/b2 बराबर, अगर c1/c2 तीनों ही अगर बराबर आ गए हैं तो हमारे पास मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर 30। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आंसर सभी लोगों का एकदम बढ़िया। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पैरेलल नहीं होंगे अनिल, पैरेलल कैसे होंगे? डी ऑप्शन कैसे बता रहे हो भाई आप? आनंद मनी डी ऑप्शन कैसे बता रहे हो? लाइन तो अपने पास अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहां पर अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन अगर हो या तो ये लिखेगा या लिखेगा अपने पास लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या वन सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर वन सॉल्यूशन है तो क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए क्या? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अपने पास ये होना चाहिए, a1 का मान है 2k, इसकी वैल्यू a2 का मान है 6, b1 की वैल्यू है -2, इसकी वैल्यू -2 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी -2 है। लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये 2 से कट गया 3 बार, ये इससे कट ही रहा है, तो k नॉट इक्वल्स टू 3 आएगा। k का मान 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना आंसर आ गया, k नॉट इक्वल्स टू 3, ये अपना आंसर आ गया। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? k का मान, ऐसे ऑप्शन गलत हैं, k का मान बराबर 3, ये तो गलत हो जाएगा। k का मान ये भी अपने पास नॉट इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल्स टू 2, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, 3 के अलावा k का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन वैसे इसको जो बनाने चाहिए थे वो ऐसे बनाने चाहिए थे, काट कर ऐसे।
ऑप्शन ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा बढ़िया तभी लगते। संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन उनको बोलते हैं, संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन हम लोग उनको बोलते हैं जहां पर अपने पास दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करें तो उनको संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन हम लोग बोलते हैं। दो से अधिक, या बोल सकते हो तीन या तीन से अधिक या दो से अधिक लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, और दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन। चलो सोल्व करो। अनु मेंस तक रहेंगे, अब देखते हैं कब तक रहेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब तीनों लाइन, ये जो तीन लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी सोल्व करके पॉइंट निकाल लो। सोल्व करके इन दोनों का 2x + 3y = 12, और इसको 2 से इंटू कर दो, 2x + 2y = 10। मैं सोल्व करके x और y का मान निकाल रहा हूं, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू 2 अगर यहां रखोगे तो x का मान आ गया 3। यदि ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका इंटरसेक्ट सोल्व करते ही जो पॉइंट आते हैं ना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आते हैं, और ये इनका सॉल्यूशन माना जाता है 3,2। तो क्या तीसरी लाइन भी संगामी रेखाएं हैं, तीसरी लाइन भी अगर यहीं से पास हो रही है, ये तीसरी लाइन जो है 4x + 3y, 4x + 3y = k, ये भी अगर यहीं से पास हो रही है इस 3,2 से, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या? आप कहोगे हाँ जरूर करेगा, ठीक है ना। अब तो बहुत जितेंद्र बहुत वो लेट होगी, अब ऑफलाइन में ये बैचेस नहीं होंगे, अब तो ऑनलाइन में ही हम लोग करेंगे, और अभी भी नहीं पता कि कब तक खुलने का क्या हो। अगर 2, 3, 4, 5 महीने में खुल जाता तो अपन लोग ऑफलाइन भी पढ़ लेते, लेकिन अब तो इन बैचेज को फिर तो आपके क्या काम का रहेगा, 10+2 भी निकल जाएगा, CGL भी निकल जाएगा, और अगले साल भी CGL नज़दीक आ जाएगा, CET भी आ जाएगा, तो बाद में आपके ज़्यादा काम का रहेगा नहीं। इसलिए जो बैच हैं ये ऑनलाइन ही अब आप लोग पढ़िए, ऑफलाइन नहीं। तो यहां पर मुझे बताओ क्या ये जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्या? ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये अपने पास 12 होगा, ये अपने पास 6 होगा बराबर k, और k का मान कितना आ गया अपने पास? k का मान आ गया 18। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। क्या सभी का आंसर 18 ही था क्या? ठीक है। वापिस आइए, अगला पॉइंट नंबर डालते चलना, अगला पॉइंट समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट थ्योरी समझाता हूं, स्टार डाल रहा हूं, आप लोग पॉइंट डालते चलना जो भी पॉइंट यहां पर है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर अपने पास ये y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस है, ध्यान से सुनना सभी लोग। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट है, मान लो x1 y1, ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, यहां पर पॉइंट है x2 y2, यहां पर कोई भी पॉइंट है x3 y3, ये कोई भी ट्रायंगल है देखना, x3 y3। तो मुझे ये बताइए, इतना आप लोग जानते होंगे जब से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, एक ही एक चीज पर बात कर रहा हूं, कुछ भी प्रूव करना होता है तुरंत इसी पॉइंट पर आता हूं, फिर कुछ भी प्रूव करना होता है तुरंत इसी पॉइंट पर आता हूं। आपको ये पता होगा कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो है y3, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये अपने पास है y1,
और इन दोनों के बीच की दूरी, ये पॉइंट x3 है, ये पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट अपने पास x3 है, ये पॉइंट x1 है, तो इनके बीच की दूरी, ये अगर किसी बच्चे से मैं पूछूं तो वो मुझे तुरंत बता देगा, वो कहेगा सर x3 माइनस x1 लिख दो आप, तो अपना यही होगी। इन दोनों के बीच की दूरी x3 माइनस x1। किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आप लोगों को निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको मैं पीछे भेजता हूँ यहाँ पर, मुझे ये बताइए इस वाले जो अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो क्या ट्रिपेजियम का, इतना तो आपको मैथ्स आता होगा, क्या किसी भी ट्रिपेजियम का आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि दो लाइन यहाँ पर पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, या अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, या आप बना सकते हो इधर वाला 90 तो ये भी 90 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल हो गई। तो क्या आप लोग ट्रिपेजियम का एरिया लिख सकते हो क्या? आप लोग लिखोगे ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका जो एरिया होगा, जो मैं यहां पर लिखूंगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, वो है x3 माइनस x1। आप कहोगे सर बिल्कुल सही लिखा है ये तो। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस सर होगी y2, और इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी पूछ लूँ आपसे यहाँ से यहाँ तक, तो आप खुद बोलोगे ये x1 है और ये x2 है, तो इधर वाली अगर x एक्सिस पर डिस्टेंस निकालनी है तो x1 माइनस x2। और मैं आपसे पूछूंगा किसी भी एक बच्चे को कि मुझे ये बताओ इसका एरिया क्या होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, लाइन पैरेलल होगी, तो इस ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी y1 प्लस y2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, x1 माइनस x2। ये आ गया, आप बोलोगे एकदम ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये दूरी है अपने पास y3, ये दूरी है अपने पास y2, और ये वाली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो या तो इन दोनों को जोड़ दो तो x1 से x1 कट जाएगा, या आप लोग इस x3 में से ये x2 घटा दो तो आ जाएगा x3 माइनस x2। तो मुझे आप लोग ये बताओ, इसके टोटल दोनों को ऐड करके, इन दोनों को, ब्लैक वाले को और ब्लू वाले को ऐड करके, अगर मैं यहां से इस ट्रिपेजियम का एरिया अगर मैं घटा दूं, इस ट्रिपेजियम का एरिया अगर मैं यहां से माइनस कर दूं, ये वाला जो ग्रीन वाला अगर मैं माइनस कर दूं इस ट्रिपेजियम का एरिया, जहां पर ये वाली जो साइड है वो तो अपने पास है y3, ये वाली y2, डिस्टेंस बिटवीन देम ये है, तो मुझे बताइए क्या ओनली और ओनली आपके पास ट्रायंगल का एरिया बचेगा क्या? आप कहोगे हाँ सर, जैसे इन ब्लैक और ब्लू वाले को जोड़कर ग्रीन वाले को अगर आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, यहां पर अपने पास ये जो होगा वो हाफ इंटू वो बैच उसके बाद खुलने के बाद, भाई वो जो होगा टार्जन, वो अपने पास इंस्टीट्यूट जब खुल जाए उसके बाद। अभी तो हम लोग लगभग लोग घर से या एक तरफ जमा रखा है पूरा, ऑफिस तो अभी खुला ही नहीं है, उसके बाद आप बात कर लेना, ठीक है ना। माइनस यहां पर अपने पास ये जो होगा, माइनस करोगे आप लोग y2 प्लस y3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के मध्य दूरी जो है वो x3 माइनस x2, ये अपने पास आ गया है, ठीक है। हाफ अगर आप लोग कॉमन ले लो, और इसको पूरे को जब आप लोग सोल्व करोगे, कंप्लीट को जब आप लोग सोल्व करोगे, तो ये फॉर्मूला बनता है, हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2। ये टोटल अपने पास फॉर्मूला बन जाता है एरिया का
कब? जब अपने पास तीनों वर्टेक्स अगर दिए हुए हों। मोड मैंने इसलिए लिया है पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, एरिया को हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव ही लिखना है लास्ट में, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं। याद रखना, ये एक फॉर्मूला अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से ट्रायंगल का एरिया कौन सा है, तो फिर ये एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना हम लोगों को, ये जो याद रखना है आप लोग, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको निम्न में से ट्रायंगल का एरिया कौन सा होगा ये पूछ ले, और तीन वर्टेक्स अगर x1 y1 x2 y2 दे दे तो ही याद रखना है। क्वेश्चन में आपको अप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है वो मैं बताता हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक पॉइंट अपने पास दो कोमा, जैसे अपने पास x1 y1, एक और पॉइंट है जिससे हमें सोल्व करना है क्वेश्चन, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला x3 y3, और ये पहले वाले को रिपीट कर दो, x1 y1 को रिपीट कर देना आप लोग, तो ये लगेगा हाफ। और याद ऐसे करो कि हम लोग इसका इंटू इससे करते हैं, इसका इंटू इससे, x1 y2 यहां पर करेंगे, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब यहां से माइनस करना शुरू करते हैं हम लोग, माइनस करो y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, ये अपने पास ऐसा होगा। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे? क्या सोल्व क्या करना है, यही अपना आंसर हो गया, यही अपना आंसर हो गया। हमें इस चीज को सोल्व करने की जरूरत है नहीं, ये अपना आंसर आ जाएगा, शुरुआत में आएगा ये x1। ठीक है ना, वो फॉर्मूला भी इसी से, उसी को खोलकर ये बना है। देखो x1 y2 यहां से ये है, तो x अगर कॉमन ले लोगे दोनों जगह से, x1 अगर कॉमन ले लिया आपने तो अंदर क्या बचेगा, y2 माइनस y3, यही तो बचा। ये इन दोनों से अगर आप लोग x2 अगर कॉमन ले लेते हो, इन दोनों से x2 अगर कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, y3 माइनस y1। अगर बचे हुए से x3 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, y1 माइनस y2। x3 कॉमन लेते ही ये अपने पास वो फॉर्मूला सेम ही है, बस बताने का तरीका आपके पास चेंज हो गया। और ये भी अजीब इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 माना है। अपने पास अगर ऐसा हो, ध्यान रखना, ये अगर आ गया तो फिर इसको और आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे कर पाएंगे, 1 कोमा -1 -4,6 -3,-5 और 1 कोमा -1। देखो अभी और ज्यादा आसान बन जाएगा, वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी पॉइंट को आप लोग पहले ले सकते हो, ए बी सी में किसी भी पॉइंट को आप लोग पहले या बाद में ले सकते हो, और इनटू ऐसे ही करना है, हाफ इनटू ऐसे कर लो 6, माइनस माइनस प्लस का 20 और माइनस माइनस प्लस का 3। अब माइनस करेंगे हम लोग, ये अपने पास 4, 6 गुना 3 18, माइनस का है तो प्लस का 18, 5 गुना 1 -5 है, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का 5। इस पूरे को हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये 29 में से 4 माइनस करोगे तो 25 और 5 30, 48 में 2 का भाग दोगे तो क्या आप लोगों का आंसर 24 आ चुका है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या अपना आंसर कैसे आया? तो ये चीज़ें अगर इस टाइप से आप लोग करने की कोशिश करते हो तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस अपने पास। अगर कभी भी एरिया वाला क्वेश्चन आया तो उसको हमेशा ऐसे ही कर लेना, पहले कोई सा भी ले सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। आप लोग इससे भी शुरुआत कर सकते हो, -4,6, फिर लिख लो -3,-5, फिर लिख लो अपने पास 1,-1, और रिपीट ध्यान रखना पहले वाले को करना है। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए वही रिपीट कर लो, रिपीट उसी को करना है जो सबसे पहले लिखा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखो फिर बताता हूं।
अगर कभी भी यहां पर, चलो ये तो ट्रायंगल है, अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, तो कैसे सोल्व करें? क्वाड्रिलेटरल की चारों हमने वर्टेक्स दे दिए और हम लोग सोल्व कैसे करें? वर्टेक्स अपने पास दिए हुए हैं, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 3 y3 और अक्ष 4 y4। ऐसे हमें चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं, अक्ष 3 y4, अक्ष 4 y4। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करें? या कोई भी 5 भुजाओं वाली आकृति, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी आ गया उसके सारे वर्टेक्स दे दिए और एरिया हम लोगों से पूछ लिया। तो एरिया निकालने का हमारे पास, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर ये एरिया है वर्टेक्स देकर, तो ये तरीका है, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 3 y3, अक्ष 4 y4 और लास्ट में वापस से कर दो अक्ष 1 y1। इनको रिपीट कर दीजिए, इन चीज़ों को जो है अपने पास इसको रिपीट कर दो, हाफ, ये जो यहाँ पर इंटू होगा, इंटू होगा, इंटू होगा, इंटू होगा, और फिर माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे लिखते चलो, माइनस, इंटू करके माइनस, इंटू करके माइनस, इंटू करके माइनस, मोड लगा दो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर कोई भी 5 भुजाओं वाली अगर आकृति आ जाए, क्वाड्रिलेटरल 4 वाली आ जाए, 5 वाली आ जाए, 6 वाली आ जाए, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या सोल्व कर लोगे क्या? तरीका अपने पास यही होता है, याद रखना आप लोग, ये y4 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 32 तो मैं आपको करवा चुका हूं, अभी भी 32 तो मैंने करवा दिया है। 33 फिर से वही ट्रायंगल का एरिया है, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मुझे बताओ, क्वेश्चन का अपने पास 33 में वही ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ठीक है ना। ये अपने पास 34 में, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि 3 पॉइंट सरेखीय हो, कोलिनियर हो, एक सीधी रेखा में हो, तो मुझे बताइए 3 पॉइंट अगर एक सीधी रेखा में हो तो क्या इसका एरिया जो होगा वो क्या 0 होगा क्या? 3 पॉइंट अगर एक सीधी रेखा में हो, मुझे बता दीजिए, तो क्या उसका एरिया अपने पास 0 होगा क्या? तो कभी भी सरेखीय, कोलिनियर या एक सीधी रेखा में अगर दे तो याद रखना अपने पास उसका एरिया निकालने का तरीका जो अभी भी लगाया था वही लगाना है तीनों पॉइंट से, लेकिन बराबर में कितना लिख दोगे? 0 लिख दोगे, तो जो भी पूछा है उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 से 33 तक पढ़ना, सोल्व करना और आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। तो कल हम लोग फिर से इसी से शुरुआत करते हैं और इसके और आगे वाले जो पॉइंट हैं, इसमें मीडियन की लेंथ, सेंट्रोइड, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, वो कैसे निकालते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कल की क्लास में थोड़ा सा ट्रायंगल में आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद और आगे पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे, जो अपने पास मिरर इमेज है और उसके बाद सर्किल है और उसके बाद लोकस है। ये पॉइंट पढ़ने के बाद इनके साथ साथ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस में थ्योरी के बाद और करवा दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन, जिसने ध्यान रखना, ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास था, जब भी अपने पास इंस्टीट्यूट खुलेगा ऑफलाइन उसके बाद उनको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा ठीक है। ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि पता नहीं कब खुले, अब कंफर्म तो कुछ भी है नहीं, कंफर्म कुछ नहीं है। और अगर आप लोग फिर ऑफलाइन भी पढ़ोगे उस टाइम ये ऑनलाइन भी आपका पढ़ा हुआ रहेगा और ऑफलाइन भी आप लोग, जो भी स्टूडेंट आ सकेगा जयपुर खुलने के बाद वो आ सकता है और पढ़ लेना, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।